ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की, तो हमारा जो इंट्रो है वो ये कहता है, इंट्रो हमारा ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी नेचर में अगर पार्टिकल्स है तो नेचर में जो पार्टिकल्स है वो अनस्टेबल होता है। तो उसी तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं जो होते हैं अनस्टेबल। सो जब कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास नेचर में होते हैं अनस्टेबल, और वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने का काम करते हैं। सो स्टेबिलिटी कब आती है? जब वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल से वो कहां जाता है? स्टेबल होने के लिए जाता है। इसी सिचुएशन में हम बात करते हैं केमिकल सब्सटेंस की, या कहीं की एटम्स की, एलिमेंट्स की। तो ये सब्सटेंस क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं, और आपस में रिएक्ट करने के बाद ये स्टेबल कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इन्हीं कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा सिस्टमेटिक देखें तो समझना, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एटम है और ये एटम जो नेचर में है वो अनस्टेबल है। कैसा है? ये नेचर में अनस्टेबल है। और जब ये एटम किसी अनदर एटम के साथ में रिएक्ट करता है तो दूसरा वाला एटम भी कैसा हमारे पास? अनस्टेबल है। तो हमारे पास दोनों एटम कैसे? अनस्टेबल है। कि जब दोनों ही एटम आपस में कंबाइन होंगे तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल्स बनता है, ये मॉलिक्यूल अब नेचर में हमारा कैसा होगा? स्टेबल होगा। सो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास दो एटम है और दोनों ही एटम कैसे हैं? अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और मॉलिक्यूल्स हमारे पास स्टेबल होता है। अब बात आती है कि ये दोनों एटम जो अनस्टेबल थे वो कैसे कंबाइन हुए? तो इन दोनों एटम के बीच में क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें कि देखिए दोनों एटम है, इन दोनों एटम में क्या हुआ? केमिकल बॉन्ड बना, जब जाके हमारे पास क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो मॉलिक्यूल नेचर में कैसा है? स्टेबल है। अब बात आती है कि केमिकल बॉन्ड भी कैसे बनते हैं। तो इन केमिकल बॉन्ड की अगर हम स्पेशली बात करें तो ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड बेसिकली हमें तब देखने को मिलते हैं जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं? केमिकल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन भी? अगर हम इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट की बात करें केमिकल बॉन्ड के अंदर तो समझना कि केमिकल बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखना, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एटम है जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। और जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s1। तो इसकी वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको फुलफिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? तो आप कहेंगे कि सर 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्लस करता हूं तो हमारे पास 1s2 हो जाएगा, और 1s2 कैसा होगा? अब नेचर में ये स्टेबल होगा। लेकिन बात आती है कि 1s2 स्टेबल क्यों हुआ? तो हमारे पास होते हैं नोबल गैस। नोबल गैस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, और होता है रेडॉन। क्या होता है? रेडॉन। ये सभी हमारे पास क्या होते हैं? नोबल गैस होती है। और इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे हम हीलियम की बात करें तो 1s2, नियॉन की बात करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p6। कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे नोबल गैस के अंदर वो फुलफिल होते हैं। और फुलफिल होने का मतलब ये है कि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो फुलफिल होते हैं। अब बात आती है कि नेचर में ये स्टेबल है, तो इनके जैसे ही दूसरे एटम्स भी क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी के अंदर हमें देखने को मिलता है केमिकल बॉन्ड। तो नेचर में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये हमारे पास होते हैं इनर्ट गैस। और इस इनर्ट गैस की अगर हम बात करें तो ये नेचर में स्टेबल है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो फुलफिल है, इनका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल है। तो जितने भी एटम्स नेचर में है हमारे पास वो अनस्टेबल से स्टेबल होते हैं। वो किसकी तरह बिहेव करना चाहते हैं? नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक और बात आती है
कि ये जब नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये भी एक फैक्टर हमें देखने को मिलता है कि जब एटम्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं या एटम्स जब रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने का जब मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी का। जब कोई एटम अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तब वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करके वो स्टेबल होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, समझना। अगर मैं कहूं कि मैंने अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो रहा है। अगर मैं कहूं कि आपको सुबह से खाना नहीं दिया जाता है, एक कोई बच्चा है उसको सुबह से खाना मत दो आप, और अगर सुबह से उसको खाना नहीं देंगे तो दिन भर उसके पास बॉडी में एनर्जी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो उसकी एनर्जी क्या हो गई? कम है। तो वो एक जगह बैठा रहेगा। और उसी साथ अगर हम दूसरे बच्चे को उसी के साथ कहें कि एक दूसरा बच्चा जिसको हमने खाना दिया, सब कुछ दिया, तो उसके पास एनर्जी आ गई। तो अब हम दोनों बच्चों को कंपेयर करें तो जिसको खाना नहीं मिला उसके पास एनर्जी कम है, और जिसको खाना मिला उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जिसके पास एनर्जी ज्यादा वो क्या है, वो इधर उधर घूमेगा, गेम्स खेलेगा या मस्ती करता रहेगा, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। लेकिन सुबह से अगर वो दिन भर मस्ती करता रहेगा तो एक समय तो उसकी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और शाम को फिर क्या हो जाएगा कि भैया अब मैं थक चुका हूं, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, मस्ती नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, दिन भर उसने अपना काम किया, जो भी उसको करना था, खेलना था, मस्ती करना था। इसके बाद उसने क्या करा, शाम तक उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो वो एक जगह बैठ गया। लेकिन जिसके पास एनर्जी नहीं थी शुरू से ही, मतलब एनर्जी कम थी, तो वो एक जगह ही बैठा, उसने मस्ती की नहीं की, मतलब वो जैसा था वैसा ही वो स्टेबल है अपनी जगह पर। लेकिन जिसके पास एनर्जी ज्यादा थी उसने दिन भर एक्टिविटी की, और एक्टिविटी करने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज कर दी, और फिर जाके वो एक जगह बैठा। उसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो जिनके पास एनर्जी होती है वो हायर एनर्जी जब उनके पास होती है तो वो अनस्टेबल होते हैं, वो उस एनर्जी को रिलीज करते हैं और स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। इसीलिए ये जो एटम है ये अनस्टेबल लिखा मैंने, क्योंकि इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। और जब ये एटम आपस में रिएक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि एनर्जी क्या होगी, यहां से रिलीज होगी। सो इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड कौन बनाता है? तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये एटम क्यों अनस्टेबल है, तो स्टेबल कैसे बनेंगे? तो ये नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं, क्योंकि नोबल जो गैस है या कहें कि जो इनर्ट गैस है हमारे पास, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो फुलफिल होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसी की तरह बिहेव करने के लिए सभी एलिमेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शन में या कहें कि कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं और एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी के अंदर एक और टॉपिक है। क्या टॉपिक है कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि वैलेंस सेल क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि वैलेंस सेल होता क्या है। जैसे मैंने यहां पर लिखा नोबल गैस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि वैलेंस सेल और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि वैलेंस सेल, समझना पहले। जैसे मैंने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। दूसरा, अगर मैं कहूं कि वैलेंसी सेल क्या होती है, वैलेंसी शेल। दो कंसेप्ट है हमारे पास। फर्स्ट कंसेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा वैलेंसी सेल। या चाहे तो पहले वैलेंसी सेल लिख लो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो, है ना, समझना। अगर मैं कहूं कि मेरे पास है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। फिर मेरे पास है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3 और मैंने लिखा 1s2 एंड 2s1। फिर मेरे पास एक और आया, मेरे पास कार्बन आ गया मान लीजिए। तो कार्बन का होता है 6 होता है कार्बन का, 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हुआ। अब देखना यहां पर कि हाइड्रोजन के पास एक सेल है, तो ये इसका क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया। क्या हो गया इसका, वैलेंसी सेल हो गया। और वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो आप 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी सेल जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी सेल क्या हो गई, जो आउटर मोस्ट शेल है। समझना इसको भी आप। लिथियम की बात करें तो 1s2, और अगर हम आखिरी बात करें तो 2s1। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया आउटर मोस्ट शेल। क्या हो गया इसका, आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट शेल को कहा जाता है वैलेंसी सेल। क्या कहा जाता है, वैलेंसी सेल। और वैलेंसी सेल की अगर हम बात करें तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये जो कहलाएंगे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहा वापस समझना। लिथियम का आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया 2s1, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसका दोनों डिफरेंट है,
तो जो लास्ट वाला उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल को वैलेंसी सेल कहा जाता है। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन, इस 1 इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया दोनों कंसेप्ट कि वैलेंसी सेल क्या होती है, तो जो आउटर मोस्ट शेल होती है, और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे कार्बन की बात करते हो, देखो ये रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये रहा, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो इसके अंदर वैलेंसी सेल आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया इसका, तो आउटर जो मोस्ट शेल था इसका वो हो जाता है हमारे पास क्या होगा 2s2 एंड 2p2, और आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी सेल। क्या बोलेंगे, वैलेंसी सेल, या कहीं की वैलेंसी सेल। और वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी सेल में कितने, 2 और 2 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में। तो इस तरह से किसी भी एटम की जब हम बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल को हम कंसिडर करते हैं, और आउटर मोस्ट शेल को हम बोलते हैं वैलेंसी सेल। और आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। समझना, हीलियम की बात करूं तो 1s2, इसका देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और फुलफिल है, ठीक है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। नियॉन की बात करूं तो 1s2, 2s2 एंड 2p6, देखो इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। 2 और 6 कितने हो गए 10, सॉरी 8, 2 और 6 कितने होगा 8 हो गए हमारे पास। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल क्या आ गया 2s2 एंड 2p6, तो ये जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या फुलफिल है। इसी तरह से आप आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन की बात करेंगे तो इनके भी जो आउटर मोस्ट शेल आएंगे, लास्ट के मैं लिख रहा हूं केवल यहाँ पर 3p6, 3s2 एंड 3p6 आएगा आर्गन का। क्रिप्टॉन का आ जाएगा 4s2 एंड 4p6। अगर मैं जीनॉन की बात करूं तो 5s2 एंड 5p6। रेडॉन की बात करें तो 6s2 एंड 6p6। तो इन सभी का आउटर मोस्ट शेल क्या है, फुलफिल है। तो इसीलिए इनके आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल होने के लिए न तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, न तो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए ये नेचर में क्या है, स्टेबल है। लेकिन अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें लाइक हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, किसी भी एलिमेंट्स की बात करो, इनको हम छोड़ के, तो देखो इनकी वैलेंस शेल को फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके जैसा होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। लिथियम की बात करें 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो उस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, या तो फिर वो किसी से गेन करते हैं, या तो फिर वो शेयरिंग का काम करते हैं। तब जाकर हमारे जो एटम्स होते हैं वो एटम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और तभी जाके हमें केमिकल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और याद रखना, क्या सर ये इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो नहीं, केवल आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कहें कि वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। इस बात को जरूर याद रखना। क्या याद रखना है कि आउटर मोस्ट शेल या वैलेंसी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो इसकी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो 1s2 एंड 2s1, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो केवल ये 1 ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हमारी केमिकल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। तो अब ये पॉसिबिलिटी है कि लिथियम चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या एक किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, या शेयर कर ले। तो ऐसे हर एक, या कहीं की नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं या नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास है उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक की टेंडेंसी डिफरेंट होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट टेंडेंसी। इट मे बी पॉसिबल कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो शेयर करे, वो गेन करे, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और उनके हम स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। उसने अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, केमिकल बॉन्ड बनाया, केमिकल बॉन्ड बनने के बाद वो जो एटम्स एलिमेंट्स थे हमारे पास वो अनस्टेबल थे, वो स्टेबल हुए, तो स्टेबल होने के बाद मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सब देखने का काम हमारा होता है इसी चैप्टर में, ठीक है। सो आप इतना समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं क्या टॉपिक है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए।